टैलन को लगा था कि बस अगर वो डोमिनिक को दबा कर रखे, उसे दोबारा उठने का मौका न दे, तो यही सेलिना के लिए बदला होगा। लेकिन जब उसे सिरिल की असली मंशा समझ आई, तो टैलन पूरी तरह टूट गया, पागल हो गया। उसी पल उस लड़के को एहसास हुआ, अपने सिवा सेलिना का बदला लेने में उसकी मदद करने वाला कोई और है ही नहीं, सिर्फ ग्रैंपा ही नहीं। टैलन ने डोमिनिक की गुस्से से लाल आंखों को देखा। उसके भावहीन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वॉल्सन फैमिली के अंदर जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई थी, वो अब यहाँ नहीं हैं। डोमिनिक की आंखें अचानक फैल गईं। उसने टैलन को अविश्वास से देखा। इस पल उसके शरीर की हर हड्डी से ठंडक रिसने लगी। वो दहशत से टैलन को घूरता रहा। उसकी आवाज कांपने लगी। तुमने क्या कहा? टैलन के लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की मायने रखती थी, और वॉल्सन फैमिली में सेलिना के 19 साल की होने से पहले ऐसे न जाने कितने लोग थे जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। सेलिना चुप रहती थी, अपने लिए बोलती नहीं थी। ऊपर से लिया भड़काती थी और एंजी हुकूमत चलाती थी, घमंडी और जहरीली, यंग मास्टर और यंग लेडी को खुश करने के लिए। वॉल्सन फैमिली में कई लोग जानबूझकर सेलिना को निशाना बनाते थे। अब टैलन का मतलब साफ था, वो लोग अब वॉल्सन फैमिली में नहीं हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ परिवार में नहीं हैं, या फिर वो सब? टैलन की आंखों से उठती खूनी आभा देखकर डोमिनिक का पूरा शरीर डर से जकड़ गया। टैलन की खोखली आंखें मौत जैसी ठंडी थीं। जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई, उन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। टैलन की बातों का मतलब समझते ही डोमिनिक की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। टैलन, तुम पागल हो गए हो, जानवर हो तुम। वॉल्सन फैमिली ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा, और सिर्फ एक सेलिना के लिए तुमने इतना भयानक काम कर डाला, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सेलिना को चोट पहुंचाई थी। डोमिनिक की नज़र टैलन पर जमी हुई थी। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। ये सब यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। बस उस पुराने ज़माने की थोड़ी सी शिकायतों के लिए तुमने मेरे साथ, एंजी के साथ, यहाँ तक कि ग्रैंपा के साथ भी इतनी बेरहमी की। टैलन, तुम इतने निर्दयी क्यों बन गए? ये बात डोमिनिक किसी भी तरह समझ नहीं पा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वो ये नहीं समझ पाया था कि टैलन उसे और एंजी को इतनी नफरत से क्यों देखता है। उन्होंने सेलिना को चोट पहुंचाई थी, हाँ, लेकिन वो तो बस हल्की सी चोट थी। सेलिना ने बदला भी तो ले लिया था, है न? फिर टैलन की नफरत इतनी गहरी क्यों थी कि वो उन्हें चीर डालना चाहता था? क्यों? टैलन ने धीरे धीरे अपनी पलकों को झुका लिया। उसी पल एक चांदी जैसी बिजली ने आसमान चीर दिया, और उस रोशनी में लड़के की आंखों में भरी नफरत साफ चमक उठी। अंधेरी, बारिश से भरी रात में डोमिनिक ने सामने खड़े लड़के की वो झकझोर देने वाली बात बिल्कुल साफ सुनी। तुमने उस लड़की को मार डाला जिससे मैं प्यार करता था, तो क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए? कैपिटल। सेलिना नींद से जाग गई। उसने करवट ली और खिड़की की तरफ देखा। गरम पर्दों के पीछे से भी चांदी जैसी बिजली साफ दिख रही थी। गड़गड़ाहट की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। बारिश हो रही थी, लेकिन आरामदेह कमरे में पीली, गर्म रोशनी सेलिना को कम अकेला महसूस करा रही थी। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे, लेकिन वो कम ही उन्हीं से जागती थी। आज पहली बार उसने ये बात महसूस की, लेकिन न जाने क्यों आज रात उसकी नींद टूट गई थी। कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद जब दोबारा नींद नहीं आई, तो सेलिना अचानक उठ बैठी। उसने स्लीपर्स पहने और चुपचाप कमरे से निकलकर
हैटी के कमरे की तरफ गई। हैटी के पास बैठे मेड और डॉक्टर सेलिना को देखते ही खड़े हो गए और धीमी आवाज में बोले, मैडम सेलिना, आप जाग क्यों गईं? कैसल में इतना वक्त बिताने के बाद हर कोई इस लेडी की आदतें जानता था। वो बहुत डिसिप्लिन थी, जल्दी सोती, जल्दी उठती और रात में बाहर आना उसके लिए बेहद कम होता था। सेलिना ने सिर हिलाया, बिस्तर के पास जाकर सोती हुई हैटी को देखा। उसने होंठ भींचे और अचानक पूछा, हैटी कब जागेगी? डॉक्टर थोड़ा चौंका, फिर बोला, ज्यादा से ज्यादा कल तक। मिस हैटी को मानसिक बीमारी है। अगर वो खुद नहीं जागना चाहे तो कोई भी उसे जगा नहीं सकता, लेकिन आज वो खुद जागी थी, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी वो अपने आप जाग जाएगी। ये सुनकर सेलिना कुछ देर तक हैटी को देखती रही, फिर वो मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। कॉरिडोर में लेआ खड़ी थी। सेलिना को बाहर आते देखकर उसने उसे गर्म पानी का कप दिया। सेलिना ने कप लिया, 2 घूंट पिए और हाथ हिलाकर कहा, जाओ, सो जाओ। फिर वो नीचे उतर गई। लेआ भी उसके पीछे पीछे नीचे आई और धीरे से पूछा, मैडम सेलिना, क्या आपको नाइट में आया? सेलिना ने क्रीफिया से अचानक लौटने का फैसला किया था और ऑस्वाल्डो को बताया तक नहीं था। सुबह से उसका फोन अनरीचेबल था, जो अक्सर इस बात का संकेत होता है कि वो किसी खतरनाक जगह पर है। ऐसे में सेलिना का अचानक उससे संपर्क टूट जाना और ऊपर से थंडरस्टॉर्म, नाइटमेयर आना स्वाभाविक था। सेलिना सोफे पर बैठ गई और माथा रगड़ते हुए बोली, सब ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। लेआ ने ध्यान से सेलिना के चेहरे को देखा, ये तय करने के बाद कि सेलिना सच में किसी को साथ नहीं चाहती, वो वापस ऊपर चली गई। सेलिना सोफे पर बैठी रही। उसने यूं ही एक किताब उठा ली और पढ़ने के लिए सिर झुका लिया। लिविंग रूम में तेज रोशनी थी। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा, लेकिन सेलिना के हाथ में पकड़ी किताब एक भी पन्ना आगे नहीं बढ़ी। कुछ देर बाद सोफे पर रखा फोन अचानक कांप उठा। सेलिना हल्की सी चौंक गई, मानो किसी गहरी भावना से अचानक बाहर आए हो। उसने नीचे देखा, स्क्रीन पर चमक रहा था। अभी एक पल में सेलिना के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने लगभग तुरंत कॉल उठा ली। फोन की दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी नर्म आवाज आए, सेलिना, तुम कहाँ चले गए थे? सेलिना ने होंठ दबा लिए। उसकी आवाज में अनजाने में थोड़ी सी शिकायत झलक गई। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्रीफिया से कार में बैठते ही सेलिना ने ऑस्वाल्डो को कॉल किया था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो जल्दी कैपिटल लौट रही है। आखिरकार उन दोनों ने तय किया था कि वो उसका इंतजार करेगी और साथ में घर लौटेंगे, लेकिन वो उसे पीछे छोड़कर खुद पहले लौट आए। सेलिना को अपराध बोध था। वो आदमी को जितनी जल्दी हो सके सब समझाना चाहती थी, लेकिन उसका फोन लगातार अनरीचेबल आ रहा था और पिछले कुछ दिनों से ऑस्वाल्डो की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए सेलिना सिर्फ हैटी को लेकर ही नहीं, ऑस्वाल्डो को लेकर भी बेचैन थी। सुबह से अब तक उसकी मनस्थिति ठीक नहीं थी। ऑस्वाल्डो काफी देर तक खामोश रहा। सेलिना का दिल हल्का सा धड़क उठा। क्या हुआ? कुछ पल बाद उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, सेलिना, आज मैं एक जगह गया था। सेलिना की आवाज अचानक सख्त हो गई। तुम कहाँ गए थे? आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता था कि ऑस्वाल्डो के पास एक फोन कॉल करने तक का समय न हो? पता नहीं क्यों सेलिना का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी हथेलियों में ठंडा पसीना आ गया।
फोन के उस पार मौजूद आदमी शायद उसकी बदली हुई हालत महसूस कर चुका था। जिन बातों को वह बहुत देर से कहना चाहता था, वे अचानक उसके गले में अटक गईं। काफी देर तक किसी भावना को दबाने के बाद उसने बेहद नरमी से कहा, सो जाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक पल में ही सलीना ने राहत की सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ओके। थोड़ा रुककर वो कुछ शिकायत सी भरी आवाज में बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज जल्दी लौट आना। ऑस्वाल्डो की तरफ से बस एक हल्की सी आवाज आई, ओके। फोन कटने के बाद सलीना को एहसास हुआ कि वह कितनी देर से बेहद तनाव में थी। उसने फर्श से छत तक लगी खिड़की की तरफ देखा, जहां बाहर अंधेरी बरसाती रात पसरी हुई थी, और अनजाने में उसकी उंगलियां मुट्ठी बन गईं। आखिर ऑस्वाल्डो गया कहाँ था? दूर फेडरल एम्पायर में भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी धीरे से अपना फोन नीचे रखता है और अपनी गहरी, स्याह आंखों से सामने देखता है। उसके सामने ऊंची ऊंची, ठंडी कब्रों की कतारें थीं, इतनी ज्यादा कि गिनना नामुमकिन था। ये फेडरल एम्पायर का मार्टर्स सेमेट्री था। 8 महीने पहले फेडरेशन की लड़ाई में शहीद हुए सभी वीरों को यही दफनाया गया था। उनमें एम्पायर की सबसे खूबसूरत फीनिक्स भी शामिल थी। सफ़ेद संगमरमर की सीढ़ियाँ, काले संगमरमर का प्लेटफॉर्म और खून से सना थॉर्नबर्ड फ्लैग। बस यही सब बचा था उस लड़की का, जो अभी अभी 18 साल की हुई थी। वह आदमी पूरा दिन यही खड़ा रहा था, उसका लंबा, दुबला शरीर जैसे एक बेजान मूर्ति बन चुका हो। अंधेरे में कोई उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकता था, लेकिन ठंडी हवा में तैरता हुआ दर्द और भय साफ महसूस किया जा सकता था। बारिश पत्थरों की तरह छतरी पर गिर रही थी, तेज आवाज करती हुई, जैसे किसी भी पल अंधेरे को चीरकर सीधे दिल पर वार कर देगी। काफी देर बाद वह आदमी आखिरकार हिला। उसने रोते हुए थॉर्नबर्ड फ्लैग को आखिरी बार देखा, फिर पलटा। उसके लंबे कोट की फड़फड़ाहट के साथ उसने अंधेरे को चीर दिया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। एक ठंडी आवाज ने अंधेरे को चीरते हुए पूरे मार्टर्स सेमेट्री में गूंज कर कहा, वापस जाओ। जिस लड़की से टालन सबसे ज्यादा प्यार करता था, तुमने उसे मार डाला। क्या तुम्हें मर नहीं जाना चाहिए? ये सवाल सुनते ही डोमिनिक वहीं जम गया। आसपास की सारी चीजें जैसे एक पल में गायब हो गईं। उसके दिमाग में बस यही सवाल गूंजता रहा, जो उसकी आत्मा तक में उतर चुका था। उसने टालन की सबसे प्यारी लड़की को मार दिया था, इसीलिए टालन उससे इतनी नफरत करता था। जिस लड़की से टालन सबसे ज्यादा प्यार करता था, वह थी। डोमिनिक की आंखें अचानक फैल गईं। शायद ये कोई अनहोनी का एहसास था, या फिर डर, लेकिन टालन के ये शब्द सुनते ही डोमिनिक ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से इनकार कर दिया। नहीं, 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 मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं किया। टालन ने उसकी तरफ देखा, एक ऐसे इंसान को देखते हुए जो गुनाह और हकीकत से भागना चाहता था। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। तुमने लेडी सलीना को, जो इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अपने ही हाथों से मार डाला। बताओ, क्या तुम मरने के लायक नहीं हो? डोमिनिक ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और बुरी तरह कांपने लगा। वह घबरा कर सिर हिलाता रहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बेकाबू बहने लगे। मैंने नहीं किया। सलीना जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आज उसे लाइव ब्रॉडकास्ट में देखा है। टालन, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखा नहीं? सलीना मरी नहीं है, वह अभी भी जिंदा है, इतनी बेखौफ, इतनी गर्व से जी रही है। ये कहते कहते जैसे उसने खुद को ही यकीन दिला लिया हो। डोमिनिक का चेहरा फिर से अंधेरा और टेढ़ा हो गया। टालन, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। टालन की आंखों में गहरी, कड़वी हंसी उतर आई। शादी की दावत में उस घटिया लिया के लिए तुमने लेडी सलीना को जमीन पर धक्का दिया था।
ये सुनते ही डोमिनिक बेकाबू हो गया। चुप रहो, मत कहो, प्लीज, मत कहो। लेकिन वह चाहे जितना इनकार करता, वो तस्वीरें अपने आप उसके सामने फैलती चली गईं। शादी की पहली रात, लड़की सफेद शादी का जोड़ा पहने, रोती हुई उसका हाथ पकड़े समझाना चाहती थी, और उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिरी, सफेद कपड़े पर लाल खून फैल गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस किसी और औरत को गले लगाकर बेरहमी से चला गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। टैलन ने डोमिनिक का कॉलर पकड़ लिया। उसकी लाल, गुस्से से भरी आंखों में जमा नफरत रूह तक जमा देने वाली थी। लेडी सेलिना का माथा जमीन से टकराया था और वह बहुत ज्यादा खून बहा रही थी। डोमिनिक ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और जोर जोर से रो पड़ा। मत कहो, प्लीज, मत कहो। टैलन ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। तुमने लेडी सेलिना को अपने हाथों से मार डाला। उसे मुझे वापस करो। डोमिनिक बारिश में गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खून और आंसू मिल गए। वह रोता रहा, सिर हिलाता रहा। मैंने नहीं किया। सेलिना जिंदा है, वह अभी भी जिंदा है। लेकिन अगर वह मासूम, दयालु लड़की सच में जिंदा होती, तो क्या वह उसे चाहने से रोक पाती? क्या वह उससे नफरत कर पाती? क्या वह इतनी बेरहमी से बदला ले पाती? टैलन के ये शब्द डोमिनिक के दिल को अंदर से चीर चुके थे। दर्द, पछतावा और वो सबसे डरावना सच जिसे वह छूना भी नहीं चाहता था, सब कुछ बाहर आ चुका था। शायद वह अंदर ही अंदर सब समझ चुका था, बस मानने की हिम्मत नहीं थी। कोई इंसान इतना नहीं बदल सकता। और अब हर शक का जवाब सामने था। सेलिना, जो उससे प्यार करती थी, मर चुकी थी, उसके अपने हाथों से। इसीलिए उसकी नज़रें इतनी ठंडी थीं। इसीलिए उसका बदला इतना निर्दयी था। इसीलिए वह अब उससे प्यार नहीं करती थी। टैलन ने उससे और एंजी से इतनी नफरत की कि कानून और समाज दोनों को ठुकरा कर उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। सब कुछ उस लड़की की वजह से था, जो उसे दिल से चाहती थी और अब इस दुनिया में नहीं थी। काली, गरजती रात में डोमिनिक जमीन पर बैठा सिर पकड़े सिसकता रहा। टैलन ने उसे बारिश में रोते हुए देखा। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न दुख। डोमिनिक का पछतावा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। यह आदमी उस लड़की के प्यार के काबिल ही नहीं था। टैलन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम एंजी के साथ, अपने माता पिता के साथ जिंदा रहोगे। लेकिन इस पल से, तुम्हारी जिंदगी का हर एक मिनट, तुम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए जियोगे। कैपिटल। पूरी रात की तेज बारिश के बाद, भोर होते होते सब थम गया। सेलिना सुबह उठी। सबसे पहले उसने हैटी को देखने गई, ये पक्का करने के लिए कि वह ठीक है। फिर वह नीचे चली आई। ले हॉल में खड़ी थी। सेलिना को सीढ़ियों से उतरते देख उसने तुरंत कहा, मैडम सेलिना, कल रात क्रीफिया में कुछ हुआ है। खबर सुनते ही सेलिना की आंखें ठंडी हो गईं। मिसिंग, यस। लेयर का चेहरा भी सख्त था। क्रीफिया की पुलिस और मिस्टर जॉर्डन द्वारा भेजे गए लोग, किसी को भी लिया का कोई सुराग नहीं मिला। वो औरत जैसे क्रीफिया में हवा में घुलकर गायब हो गई हो। सेलिना के होठों पर एक चालाक सी मुस्कान उभरी। क्रीफिया ऑस्वाल्डो का इलाका था। उसके इलाके में किसी कुख्यात अपराधी को छुपा पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लगता था उस औरत ने और उसके पीछे की ताकतों ने आखिरकार चाल चल दी थी, और सेलिना को उनके हरकत में आने से डर नहीं लग रहा था। उसे डर इस बात का था कि वे छुपे रहें और सामने ही न आए, क्योंकि उसका निशाना कभी लिया थी ही नहीं। उसका असली मकसद था पूरे टर्नर परिवार की उस नकली डिवाइन लव को जड़ से तबाह करना।
सलीना मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल तक गई और बैठ गई। लेया ने ध्यान से सलीना का चेहरा देखा। ये पक्का हो गया कि उसकी मालकिन जरा भी परेशान नहीं है, तो उसने कहा, मैडम सलीना, चिंता मत कीजिए। मिस्टर जॉर्डन को थोड़ा और समय दीजिए, वो बेशर्म औरत बच नहीं पाएगी। सलीना हल्के से हंसी। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लिया के पास अब उसकी जान के सिवा कुछ भी नहीं बचा। लिया एक पल के लिए ठिठक गई, फिर अगले ही पल सलीना की बात समझ गई। सच ही तो था, जिंदा रह भी गई तो क्या वो दोबारा कभी खुलकर दुनिया के सामने नहीं आ सकती थी। जिस दिन उसने सिर उठाया, उस दिन उसके लिए सिर्फ मौत इंतजार कर रही होगी। अब उसे चूहे की तरह जीना होगा, अंधेरे में छुपकर, डर में, हर पल पकड़े जाने और मारे जाने के खौफ के साथ। ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। सलीना ने चम्मच उठाया और अचानक कुछ याद आया। वॉल्सन भाई बहन मर गए। नो, लेया ने सिर हिलाया। इस बात पर उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। उन्हें वॉल्सन परिवार के 6th यंग मास्टर ने बचा लिया, और वो पूरे 4 लोगों को वापस वॉल्सन फैमिली ले गया। ये सुनकर सलीना मुस्कुरा दी। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। टैलन की डोमिनिक और एंजी से नफरत को देखते हुए वॉल्सन परिवार के इन 4 लोगों का भविष्य अच्छा नहीं होने वाला था। लेया ने पैर पटक दिया। फिर उसे एंजी का बिखरा हुआ चेहरा और डोमिनिक का जख्मी शरीर याद आया। हालांकि डोमिनिक उस हमले में जिंदा बच गया था, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि शायद वह कभी पिता भी न बन पाए। ये सोचकर लेया के दिल को अचानक सुकून मिला। वॉल्सन फैमिली बस नाम के लिए जिंदा थी। उन्हें यही मिलना चाहिए था। वे लोग इंसानों की तरह पेश ही नहीं आते थे। इतने सालों से मैडम सलीना को सताते रहे थे। लेया मुस्कुराते हुए एक तरफ खड़ी रही, सलीना को नाश्ता पूरा करते और बाहर जाने की तैयारी करते हुए देखती रही। तभी पैट्रिक दरवाजे पर आ गया। सलीना को बाहर जाने के मूड में देख पैट्रिक ने हल्की सी सांस ली और कहा, सलीना, मुझे तुमसे बात करनी है। सलीना ने थोड़ा सोचा, फिर जाकर सोफे पर बैठ गई। क्या बात है? पैट्रिक ने उसके मासूम लेकिन गंभीर चेहरे को देखा। काफी देर हिचकने के बाद बोला, सलीना, कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। कल की सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। सलीना को एक पल बाद समझ आया कि उसका भाई उसे समझा रहा है। उसने सिर टेढ़ा किया, थोड़ी देर सोचा, फिर बेहद संजीदगी से बोली, कल की सिचुएशन को हैंडल करने का मुझे 70% भरोसा था। लिया के पीछे जिन लोगों का हाथ है, उन्होंने मेरी मां को मारा था। इस बदले से पीछे नहीं हट सकती, और डिवाइन लव को उजागर करने का मौका बार बार नहीं मिलता। ये चांस छोड़ना नामुमकिन था। पैट्रिक ने सलीना की काली, साफ आंखों में देखा और अचानक ऑस्वाल्डो की हालत समझ में आ गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि इतने समय बाद भी वह आदमी सलीना के दिल में सिर्फ एक जेंटल, काइंड वास क्यों बना हुआ है। इस मासूम लेकिन दिल तोड़ देने वाले चेहरे के सामने कोई साधु भी उसे डांटने की हिम्मत नहीं कर सकता। पैट्रिक ने सिर उठाकर माथा मल लिया। सलीना ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी और भी औपचारिक लहजे में बोली, डोंट वरी, डिवाइन लव पहले ही निशान छोड़ चुका है। उसी क्लू को फॉलो करके हम उन्हें बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। पैट्रिक ने सलीना की बड़ी बड़ी आंखें और उसकी चिंता भरी नजर देखी, जैसे उसे डर हो कि वह नाराज न हो जाए, और उसका दिल पिघल गया। छोड़ो, अगर सीख देने से कुछ बदलता तो ऑस्वाल्डो बहुत पहले ही बदल चुका होता, वरना वह आज भी अपनी गर्लफ्रेंड के दिल में इतना नर्म, इतना भला वास न बना रहता। शायद वे सलीना के कभी कभी मिलने वाले सरप्राइजेस के आदी हो चुके थे। सलीना ने पलकें झपकाईं। यस,
पैट्रिक ने पूछा, मिस रिडल कैसी है? सेलिना ने तुरंत राहत की सांस ली। हैटी ठीक है और जल्द ही उठ जाएगी। क्या पता चला? आखिर हुआ क्या था? सेलिना की आंखों में हल्की चमक आई। उसके होंठ मुस्कुराए, लेकिन आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। लियोन इस मामले की जांच करेगा, और अगर वो भी सच्चाई न निकाल पाया। पैट्रिक तुरंत सेलिना का मतलब समझ गया। हैटी अब भी लियोन का नाम पुकार रही थी। रिडल फैमिली के अंदर कितने ही राज दफन थे। रिडल फैमिली के अगले वारिस के तौर पर लियोन ही इन पारिवारिक रहस्यों को संभालने के लिए सबसे ज्यादा सही था, उन दोनों से कहीं ज्यादा। अगर लियोन ने अब भी रिडल फैमिली के बड़ों की परवाह की और इस बात को दबाने का फैसला किया, तो हैटी के भाई के होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। पैट्रिक ने सेलिना को देखा। वह सच में रिडल फैमिली की सदस्य होने की जरा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं रखती थी। लेडी नवेयर की मौत उजागर होने के बाद और पिछले 10 सालों में सेलिना ने जो दर्द और जुल्म झेला था, उसके बाद कैपिटल रिडल की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। हर तरफ लोग उनके सिर की मांग कर रहे थे। लियोन पर इस वक्त जबरदस्त दबाव होना तय था। अब लेडी नवेयर की मौत की सच्चाई क्या निकलेगी और रिडल फैमिली के अंदर कैसी तूफान उठेगा, सब कुछ लियोन के फैसले पर निर्भर था। पैट्रिक ने सेलिना को देखा और उसे थोड़ा दुख हुआ। सेलिना, बात सिर्फ तुम्हारी माँ की नहीं है, बल्कि तुम्हारी भी है। तुम्हें रिडल फैमिली से अपने लिए भी इंसाफ मांगना चाहिए। आखिर नवेयर की मौत हो या सेलिना का अकेला बचपन, हर जगह रिडल फैमिली की जिम्मेदारी थी। उसने नवेयर के लिए इंसाफ मांगा, लेकिन सेलिना के लिए इंसाफ कौन देगा? सेलिना बस मुस्कुराए और इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने सवाल बदल दिया, जब मैं बाहर थी, इन कुछ दिनों में कैपिटल में कुछ नया हुआ। वह 1 हफ्ते से कैपिटल से दूर थी और रिसर्च इंस्टीट्यूट से किसी का भी फोन नहीं आया था। यह थोड़ा अजीब था। कुछ पल चुप रहने के बाद पैट्रिक ने एक ऐसी बात कही जिसकी सेलिना को उम्मीद नहीं थी। पूल फैमिली की सत्ता बदल गई है। सेलिना के चेहरे पर हैरानी साफ झलक उठी। तुमने क्या कहा? पैट्रिक की आवाज ठंडी थी। कल रात क्राइस्ट ने डेक्स्टर को रातों रात विदेश भेज दिया। अब पूरी पूल फैमिली सिर्फ क्राइस्ट के हाथों में है। सेलिना ने हल्के से आंखें सिकोड़ लीं। तो यही वजह थी कि हाल के दिनों में इंस्टीट्यूट के लोग उसे परेशान नहीं कर रहे थे। सब अपने ही मामलों में उलझे हुए थे। डेक्स्टर ने जिंदगी भर पावर सेंटर पर राज किया था, लेकिन सिर्फ 7 दिनों में उसी का पोता उसे गिराकर बाहर फेंक दे। ये साफ दिखाता था कि क्राइस्ट के पीछे की ताकतें कितनी गहरी थीं। साथ ही डेक्स्टर के चले जाने का मतलब था कि यूनियन यूनिवर्सिटी वाले मामले की आगे की जांच अब पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। पहले झटके के बाद सेलिना ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। क्राइस्ट के निर्दयी होने के अलावा उसके मन में कोई खास भावना नहीं आई। कोई फर्क नहीं पड़ता, पूल फैमिली की कमान चाहे जिसके हाथ में हो, ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि टर्नर फैमिली रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस लेकर ही रहेगी। पैट्रिक ने सेलिना के शांत चेहरे को गहरी नजरों से देखा। क्राइस्ट, एल्फी और पर्दे के पीछे छुपा ओस्वाल्डो तीनों एक साथ सक्रिय हो गए थे। कैपिटल में उथल पुथल होना तय था। पूल फैमिली में सत्ता का बदलना सेलिना के लिए जरूरी नहीं कि अच्छा ही साबित हो। अगर ओस्वाल्डो कैपिटल में होता, तो क्राइस्ट का रास्ता इतना आसान नहीं होता। क्रीफिया में सेलिना को अकेला छोड़ने का ख्याल आते ही पैट्रिक को बेचैनी सी होने लगी। सेलिना, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी। पैट्रिक सू फैमिली और टर्नर फैमिली की एंगेजमेंट के बारे में बताने ही वाला था कि तभी टर्नर फैमिली का ड्राइवर बाहर से अंदर आया। मिस यंग मास्टर, बाहर एक मेहमान आए हैं। वो कह रही हैं कि वो मिसेस सू हैं और अपने बेटे को साथ लाए हैं। मिस को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहने।
पैट्रिक का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। सलीना ने भौहें उठाईं। उसे याद करने में एक पल लगा कि मिसेस सू और उनका बेटा आखिर थे कौन। सच कहे तो अगर सू फैमिली और टर्नर फैमिली की दुश्मनी न होती तो सलीना को शायद कैपिटल में सू फैमिली के होने की याद भी न रहती। मिसेस सू और उस बेटे की तो बात ही छोड़ो जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। सलीना कुछ कह पाती उससे पहले ही पैट्रिक खड़ा हुआ। मैं जाकर देखता हूँ, तुम आज आराम करो। सलीना ने सिर हिला दिया। वह रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने वाली थी, लेकिन पूल कॉर्पोरेशन में अचानक हुए सत्ता परिवर्तन के बाद वहां अफरा-तफरी मची होगी। अभी जाना बेकार ही रहता। पैट्रिक मुड़ा और बाहर चला गया। सलीना ने उसकी पीठ को देखते हुए मन में हल्की सी नाराजगी के साथ बगल में खड़ी ले से पूछा, टर्नर फैमिली और सू फैमिली के बीच कोई खास रिश्ता है क्या? लेआ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने सावधानी से जवाब दिया, मिस्टर टर्नर की माँ और मिसेस सू सगी बहनें हैं, लेकिन 20 साल पहले सू फैमिली ने टर्नर फैमिली की पीठ में छुरा घोंपा था। मिस्टर टर्नर के पिता के गुजरने के बाद उनकी माँ इतना टूट गई कि ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही। तभी से मिस्टर टर्नर और उनकी आंट मिसेस सू के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। सलीना की नज़र और ठंडी हो गई। वह पहले ही सू फैमिली की जांच करवाने का सोच चुकी थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ ये पैट्रिक का पारिवारिक मामला था। उसमें दखल देना ठीक नहीं होगा। टर्नर फैमिली के मुखिया के तौर पर पैट्रिक खुद इस हालात को संभाल सकता था। उसने बात वहीं छोड़ दी। सलीना ने लेआ की तरफ मुड़कर कहा, तैयारी करो, हम कैपिटल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। लेआ चौंक गई। उसे डर था कि बाहर जाते वक्त सलीना की मुलाकात मिसेस सू से न हो जाए। उसके दादा इस समय कैपिटल यूनिवर्सिटी में नहीं थे, और अगर सलीना ने कुछ ऐसा सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था, तो मुश्किल हो सकती थी। लेआ ने कहा, मैडम सलीना, आपने मिस्टर टर्नर से वादा किया था कि आज घर पर आराम करेगी। यंग मास्टर ने भी जाने से पहले कहा था कि आप अच्छे से आराम करें। और अगर मिस हैटी जाग गई और मैडम सलीना को नहीं देखा तो वो अपसेट हो जाएंगी। थोड़ा सोचने के बाद सलीना ने सिर हिलाया। ऑल राइट। ब्लैक क्रो और वाइट क्रो दोनों कैपिटल यूनिवर्सिटी में थे, इसलिए वहां कुछ होने वाला नहीं था। और वैसे भी ऑसवाल्डो ने जल्दी लौटने का वादा किया था। वह पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट मिस कर चुकी थी। अगर वह वापस आया और उसे घर पर न पाया तो अच्छा नहीं लगता। यह सोचकर सलीना ने बाहर जाने का इरादा पूरी तरह छोड़ दिया और दूसरी मंजिल के स्टडी रूम की तरफ चली गई। सलीना किताब में डूबी हुई थी और इसी बीच लेआ ने मौका पाकर लेडी लॉरेन को कॉल कर लिया। पैट्रिक विला से बाहर निकला। उसने देखा मिसेस सू एक बच्चे को गोद में लिए बाहर खड़ी थी। उनके पीछे नौकरों की एक पूरी टोली थी, सबके हाथों में महंगे और खूबसूरत गिफ्ट बॉक्सेस। ये देखकर पैट्रिक हंस पड़ा। सलीना आराम कर रही है, मिसेस सू कृपया लौट जाए। पैट्रिक को देखकर मिसेस सू चौंक गईं। उन्हें कल रात ही खबर मिली थी कि सलीना अकेली कैपिटल लौट आई है। वह आज सुबह जल्दी इसलिए आई थी कि ऑसवाल्डो के न होने का फायदा उठाकर सलीना से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात साफ कर लें। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पैट्रिक से सामना हो जाएगा। स्पष्ट था, पैट्रिक के रहते सलीना से अकेले मिलने का कोई मौका नहीं मिलने वाला था। मिसेस सू ने भौहें सिकोड़ लीं। सलीना ने पिछली बार मेरे बेटे की जान बचाई थी। मुझे खुद आकर धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने गोद में बैठे बच्चे को थपथपाया और मुस्कुराकर पूछा, जेडन, वो स्वीट स्मेलिंग लेडी यहीं रहती है? क्या तुम उससे मिलने अंदर जाना चाहते हो? मिसेस सू की गोद में बैठा गोल मटोल बच्चा खुशी से चमक उठा।
हाँ, वो स्वीट स्मेलिंग है, और दौड़ता हुआ अंदर की ओर भाग गया। पैट्रिक की आंखें तुरंत अंधेरी हो गईं। उसने ड्राइवर को इशारा किया कि बच्चे को वापस ले आए, लेकिन मिसेस सू ने पहले ही बोल दिया, पैट्रिक, जेडन की तबीयत ठीक नहीं रहती। पिछली बार पानी में गिरने के बाद वो काफी समय तक बीमार रहा। वो रो नहीं सकता, सह नहीं पाता। कैपिटल में यह कोई राज नहीं था कि सू फैमिली का छोटा यंग मास्टर कमजोर था। ड्राइवर ने मिसेस सू की बात सुनकर हिचकिचाते हुए उस नर्म, मासूम बच्चे को देखा। इसी बीच गोल मटोल जेडन हंसते हुए विला के गार्डन में दाखिल हो चुका था। पैट्रिक की नज़र ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं था। विला में मौजूद हर एक इंसान ऑस्वाल्डो का था। अगर बच्चा सच में सेलिना को देख भी ले, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑस्वाल्डो के कैपिटल लौटने से पहले, उसके लोग किसी भी हाल में सेलिना को सू फैमिली और टर्नर फैमिली की एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताएंगे। मिसेस सू ने पैट्रिक की ठंडी निगाहों को जैसे देखा ही नहीं। वह अपने छोटे बेटे की पीठ को गार्डन में भागते हुए देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया है। पिछली बार सेलिना से मिलने के बाद से बस उसी स्वीट स्मेलिंग लड़की का नाम लेता रहता है। इतना समय हो गया, फिर भी भूल नहीं पाया। लगता है सेलिना और सू फैमिली के बीच कोई फेट है। पैट्रिक कुछ कहने ही वाला था कि एक नीली कार आकर मिसेस सू के सामने रुक गई। कौन सी फेट, जरा मुझे भी तो बताए, मिसेस सू, एक शालीन, मुस्कुराती हुई आवाज के साथ लेडी लॉरेन कार से बाहर। जब लेडी लॉरेन अचानक पहुंची तो मिसेस सू के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। संयोग से कल सेलिना ने क्रीफिया में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन ऑस्वाल्डो, जो अब तक उस छोटी लड़की को अपने काबू में नहीं कर पाया था, मौजूद ही नहीं था। लेडी लॉरेन को डर था कि टर्नर फैमिली नाराज न हो जाए, इसलिए वह सुबह सुबह ही सेलिना से मिलने आ गईं। लेआ ने जब कॉल किया, तब तक लेडी लॉरेन लगभग पहुंच ही चुकी थी। ये सुनते ही कि कोई उनके बेटे की पत्नी को छीनने की कोशिश कर रहा है, खूबसूरत और शालीन लेडी लॉरेन की मुस्कान पल भर में फीकी पड़ गई। अब सामने खड़ी मिसेस सू को देखते हुए लेडी लॉरेन ने थोड़ी उठाए और कहा, मिसेस सू, आप सुबह सुबह इतने लोगों को लेकर मेरे बेटे की पत्नी चुराने आ गई, क्या ये जरा भी एथिकल है? मिसेस सू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मिसेस एंडरसन, सेलिना की सगाई पहले ही सू फैमिली से हो चुकी है। लेडी लॉरेन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? 20 साल पहले जब टर्नर फैमिली मुसीबत में थी, तब आपकी सू फैमिली को ये सगाई याद क्यों नहीं आई? अब जब देख रही है कि आपका बेटा सिंगल होने वाला है, तो अचानक ये रिश्ता याद आ गया। क्या आप टर्नर फैमिली का फायदा उठाना चाहती है या एंडरसन फैमिली का? मिसेस सू का चेहरा अचानक बदल गया। 20 साल पहले हमें तो ये भी नहीं पता था कि सेलिना नाम की कोई लड़की मौजूद है। आप ऐसे कह रही हैं जैसे अगर सेलिना मौजूद होती, तो आपकी सू फैमिली टर्नर फैमिली को निशाना नहीं बनाती। लेडी लॉरेन ने बिना रुके बीच में टोकते हुए कहा, मिसेस सू, अगर मैं आपकी जगह होती, तो इन दो बच्चों के सामने आने की भी हिम्मत नहीं करती। जब टर्नर फैमिली थी, उन्होंने सू फैमिली को अपना भरोसेमंद दोस्त माना। लेकिन इन सालों में आपने क्या किया? मिस्टर टर्नर तो शादी के रिश्ते से आपके भतीजे थे, फिर इतने सालों में आपने उनकी कोई चिंता क्यों नहीं की? ज़ोफिया, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा कि आपकी बहन आपसे मिलने आए? मिसेस सू जैसे किसी नाजुक जगह पर चुप गई हों। वो एक कदम पीछे डगमगाईं, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरी बहन की मौत एक एक्सीडेंट थी। लेडी लॉरेन जोर से हंस पड़ी। ज़ोफिया, ये कहने की भी हिम्मत है तुम्हारी?
तुम्हारी नज़रों में टर्नर फैमिली की तबाही का आपकी सू फैमिली से कोई लेना देना नहीं। मिसेस सू ने सिर हिलाया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। आगे चलकर मैं सलीना को कॉम्पनसेट करूंगी। नो नीड। लेडी लॉरेन का लहजा शालीन था, लेकिन शब्द बेहद ठंडे। सलीना मेरे बेटे की पत्नी है। मेरा बेटा उससे प्यार करेगा, उसकी कदर करेगा। पूरी एंडरसन फैमिली बिना किसी शर्त के उसकी हिफाजत करेगी। आपकी सू फैमिली जो भी कॉम्पनसेशन दे सकती है, सलीना को वो सिर्फ कंटेम्प्टेबल लगेगा। मिसेस सू ने अचानक सिर उठाया। मिसेस एंडरसन, सलीना और एल्फी की सगाई हो चुकी है। आप जो कर रही हैं, वो अनरीजनेबल है। लेडी लॉरेन हल्के से मुस्कुराईं। आपकी सू फैमिली के प्रॉफिटियरिंग के मुकाबले एंडरसन फैमिली ने टर्नर फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन को बचाया है। सिर्फ इसी वजह से एल्फी मेरे बेटे से कम्पीट करने के काबिल नहीं है। लेडी लॉरेन के सख्त रवैये के सामने मिसेस सू गुस्से से कांप उठी। मिसेस एंडरसन, ये मत भूलिए कि कैसियस ही उन लोगों के साथ मिलकर टर्नर फैमिली को बर्बाद करने वाला था। सलीना के सामने सबसे ज्यादा कर्जदार आपकी एंडरसन फैमिली है। लेडी लॉरेन की आंखें तेज हो गईं। कैसियस को बहुत पहले एंडरसन फैमिली से निकाल दिया गया था। सलीना अगर बस एक शब्द कह दे, तो मेरा बेटा कभी भी कैसियस का सिर लेकर टर्नर फैमिली से माफी मांग सकता है। मिसेस सू सन्न रह गईं। उनका मुंह कई बार हिला, लेकिन आवाज नहीं निकली। ऑस्वाल्डो के स्वभाव को देखते हुए वह ऐसा करने में बिल्कुल सक्षम था। पैट्रिक एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसने माथा मसलते हुए कार की ओर कदम बढ़ा दिए। लेडी लॉरेन के रहते आज मिसेस सू का सलीना से मिलना नामुमकिन था, और पैट्रिक को भी उनकी बहस सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार सलीना किससे शादी करेगी, ये फैसला उसी का था। लेडी लॉरेन ने जाते हुए पैट्रिक की पीठ को देखा और हल्का सा में जोर लिया। विला में लेया को सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया और वह बाहर गई उस बच्चे को लेने जो गलती से विला में घुस आया था। मोटा सा बच्चा उसकी गोद में रो रहा था, सलीना से मिलने की जिद कर रहा था। लेया को भला नहीं लगा कि सू फैमिली इतने छोटे बच्चे का भी इस्तेमाल कर रही है। वह बच्चे को उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए ताकि सलीना परेशान न हो। लेकिन सलीना पहले ही नीचे आ चुकी थी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। ये बच्चा कहाँ से आया? उसने पूछा। उसी पल सलीना की नज़र लेया की गोद में रोते बच्चे पर पड़ी और उसने पहचान लिया, ये सू फैमिली का छोटा मास्टर था। उसने भौहें उठाईं। ये यहाँ क्यों है? लेया ने बच्चे को पकड़े पकड़े कहा। ये गलती से अंदर आ गया था, मैं अभी इसे बाहर ले ही जा रही थी। छोटे मोटे बच्चे ने सलीना को देखा और हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की। लेया ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह बचकानी आवाज में रो पड़ा, मिस स्वीट स्मेलिंग लेडी। सलीना को शायद उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद भी इतना छोटा बच्चा उसे याद रखेगा। उसे इस तरह रोता देख वह पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कराकर बोली, कौन है स्वीट स्मेलिंग लेडी? बच्चे ने अपने मोटे हाथ फैलाए और सलीना से लिपट गया, हंसते हुए बोला, मिस, आप ही स्वीट स्मेलिंग लेडी हो। सलीना मुस्कुरा उठी। ये दृश्य देखकर लेया के दिल में हल्की सी चिंता उभर आई। सलीना को बच्चों से बहुत लगाव था। अगर मिसेस सू को सच में सलीना से मिलने का मौका मिल गया, तो क्या सब सुरक्षित रह पाएंगे? लेया ने धीमे से कहा, मैडम सलीना, ये बच्चा अचानक अंदर आ गया था। इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी, परेशान हो रही होगी। मैं इसे वापस छोड़ आती हूँ। सलीना ने बच्चे के गोल मटोल चेहरे को सहलाया। वह अब रो नहीं रहा था। सलीना खड़ी हुई और बोली, तो फिर इसे वापस छोड़ आओ।
लेआ ने तुरंत बच्चे को उठाया, दूरदर्शिता दिखाते हुए उसका मुंह ढक लिया और तेजी से बाहर की ओर भागी। मैडम सलीना, मैं अभी लौटती हूँ। सलीना ने उस दौड़ती हुई लड़की की पीठ को देखा और हल्की कड़वाहट के साथ मुस्कुरा दी। हैटी को अब भी कोमा में सोचते ही सलीना की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह मुड़ी और अंदर चली गई। दरवाजे के पास पहुंचकर ले ने पक्का कर लिया कि सलीना कुछ सुन न सके। तभी उसने बच्चे का मुंह छोड़ा और गोद में लिए बच्चे से बोली, इस सिस्टर का अब ओनर है। चलो घर पर कोई और सिस्टर ढूंढते हैं। छोटे मोटे बच्चे को अपनी प्यारी सिस्टर बस 1 मिनट से भी कम देखने को मिली थी और फिर उसे ले जाया जा रहा था। उसने होंठ फुलाए और रो पड़ा। लेआ को बच्चों को मनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। डर था कि कहीं वह जोर से न रोने लगे, इसलिए वह मेन गेट की तरफ और तेज दौड़ने लगी, धीमी आवाज में धमकाते हुए बोली, मैडम सलीना मेरे मास्टर के परिवार की हैं और तुम्हारे भाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। छोटा बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। उसकी चपटी होती हुई छोटी सी मुंह से बस बेबस मासूम रुलाई निकलती रही। लेआ गेट से बाहर निकली, गोद में मोटा सा बच्चा लिए हुए। उसने बच्चे को मिसेस सू को सौंपा और फिर आज्ञाकारी ढंग से लेडी लॉरेन के पीछे खड़ी हो गई। लेडी लॉरेन ने सामने खड़ी नाखुश मिसेस सू को देखा, थोड़ी उठाए और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, मिसेस सू, आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। सू फैमिली चाहे जितनी बहस कर ले, इससे ये सच नहीं बदलेगा कि सलीना और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे बेटे ने सलीना को पहले जाना, पहले पसंद किया और सबसे पहले उसका बॉयफ्रेंड माना गया, दोनों को एंगेज्ड माना जाता है। और रही बात आपकी सू फैमिली की, सलीना शायद ये भी नहीं जानती कि एल्फी कौन है। आखिर में लेडी लॉरेन की नज़र और भी ठंडी हो गई। अगर सू फैमिली ज़बरदस्ती लड़ाई पर उतरी ही रहती है, तो सुन लीजिए, इस कैपिटल में मेरी एंडरसन फैमिली से बहू छीनने की हिम्मत किसी में नहीं है, और न ही कोई मेरे बेटे से उसकी प्यारी लड़की छीन सकता है। मिसेस सू का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। कैपिटल में लेडी लॉरेन की तेज जुबान मशहूर थी। उनके सामने रहते हुए मिसेस सू समझ चुकी थी कि आज सलीना से मिलना मुमकिन नहीं है। मिसेस सू ने गुस्से को जबरदस्ती दबाया, लेडी लॉरेन को हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया और रोते हुए बच्चे को गोद में उठाए अपने लोगों के साथ वहां से चली गईं। लेआ ने मिसेस सू की जाती हुई पीठ को देखा और चिंता भरे स्वर में बोली, मैडम, ये औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। कैपिटल लौटने के बाद सलीना ने जो काबिलियत दिखाई थी और टर्नर फैमिली का छिपा हुआ ताकतवर बैकग्राउंड, ये सब सलीना को कई अमीर फैमिलीज की नज़रों में बेहद कीमती बना चुका था। ऊपर से सू फैमिली के पास पहले से एंगेजमेंट का फ़ायदा था और उनके सख्त व एक्सट्रीम फैमिली रूल्स के साथ वो आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। लेआ को कैपिटल यूनिवर्सिटी में मिले उस आदमी की याद आ गई और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेडी लॉरेन मुस्कुराईं, सू फैमिली चाहे कितनी भी दबंग क्यों न हो, मेरे बेटे की राह में आने की हिम्मत वो नहीं कर सकती। बात करते करते लेडी लॉरेन मुड़ी और अंदर की ओर चल पड़ी। चलते हुए मुस्कुराकर पूछा, यंग मास्टर कहाँ गया? लेआ ने सिर हिलाया, यंग मास्टर निकल चुके हैं। मिस्टर जॉर्डन के अलावा किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। लेडी लॉरेन की आंखों में चिंता की हल्की झलक उभरी। ऑस्वाल्डो की मां होने के नाते वह जानती थी कि ऑस्वाल्डो अपनी खूबसूरत पत्नी को कितना चाहने वाला है। क्रीफिया जैसी खतरनाक जगह में उसे बिना सुरक्षा छोड़े जाना, इसका मतलब साफ था कि ऑस्वाल्डो जिस काम से बाहर गया है वो क्रीफिया की हालत से भी ज्यादा अहम है। और सलीना को ऐसे खतरे में छोड़ना, इसका उससे कोई न कोई रिश्ता जरूर था।
टर्नर फैमिली के 20 साल पुराने हादसों को सोचते हुए लेडी लॉरेन की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। वह हॉल में दाखिल हुई, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन सेलिना कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने पलक झपकाए और पूछा, मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ है? एक नौकरानी ने जवाब दिया, मैडम सेलिना ऊपर मिस हैटी की देखभाल कर रही हैं। हैटी के एक्सीडेंट का सुनते ही लेडी लॉरेन का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। लेया ने गुस्से में पूरी बात समझाई। लेडी लॉरेन की आंखों में नाराजगी की झलक आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा और नीचे इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सेलिना नीचे आई और लेडी लॉरेन को देखा। वह पल भर को चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, हेलो मदर इन लॉ। लेडी लॉरेन आगे बढ़ी, उसका हाथ थाम लिया और बोली, इस बार गलती मेरे बेटे की है। जब वो लौटे तो कम से कम एक हफ्ते तक उसे इग्नोर करना। सेलिना एक पल को हिचकिचाई, फिर लेडी लॉरेन की बात समझ गई। वह कहना चाहती थी कि उसे गुस्सा नहीं है, लेकिन ऑस्वाल्डो की हरकतें याद आते ही बोली, ओके, वो आएगा तो मैं नाराज रहूंगी। दिन शांति से गुजर गया, लेकिन हैटी को अब भी होश नहीं आया। इंतजार के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सोने से पहले सेलिना ने क्रीफिया इंसिडेंट से जुड़ी ऑनलाइन अपडेट्स देखी। लेडी नवेल की मौत की सच्चाई सामने आ चुकी थी। क्लार्क गिरफ्तार हो गया था और लिया फरार घोषित हो चुकी थी। लव इन सिटी ने पुख्ता सबूत दिए कि ब्रेकिंग ग्राउंड असली घटनाओं पर आधारित था, इसलिए उसे अलग अलग वेबसाइट से तुरंत हटा दिया गया। लेकिन इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर ब्रेकिंग ग्राउंड एक हिट टीवी सीरीज बन चुका था। 10 से ज्यादा एपिसोड्स के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी। हर दिन नए टॉपिक्स बन रहे थे। अलग अलग वेबसाइट्स की हॉट सर्च लिस्ट्स पर ब्रेकिंग ग्राउंड से जुड़ा कोई न कोई नया ट्रेंड हमेशा मौजूद रहता था। इंटरनेट पर सेलिना के खिलाफ सारी नेगेटिव आवाजें जैसे रातों रात गायब हो गई थी, मानो जादू हो गया हो। पिछली बार की तरह जबरदस्ती क्लीनिंग या हैकर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस बार सब कुछ अपने आप चुपचाप खत्म हो गया। चाहे लूक का एक्सपोजर हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेलिना की पहचान, या लेडी नवेल और कैलम का अतीत, ये सब मिलकर सेलिना नाम को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा चुके थे जहां उसे इज्जत और सम्मान से देखा जाने लगा था। अब जब भी कोई सेलिना का नाम लेता, उसकी आवाज में सच्चा सम्मान और प्रशंसा होती। यहाँ तक कि हेटर्स भी अब उसका नाम बदनाम करने की हिम्मत नहीं करते थे। सेलिना ब्रेकिंग ग्राउंड के फॉलोअप रिव्यूज देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर पड़ी। उसने भौं उठाए। रेचल इंडस्ट्री से रिटायर होना चाहती है। डायना भले ही हार चुकी हो, लेकिन रेचल जैसी घमंडी और दबंग औरत इतनी आसानी से हार मान ले, ये अजीब था। लेया ने गुस्से से कहा। लव इन सिटी हटते ही उसके आखिरी फैंस ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके सारे गंदे राज बाहर निकाल दिए। ऊपर से वो मैडम सेलिना और मिस हैटी से माफी मांगने से भी इनकार करती रही। इससे सब और भड़क गए। अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदनाम हो चुकी है और उसके इतने दुश्मन हैं कि सिर्फ 2 दिनों में उसकी हालत लगभग बर्बाद हो गई। अगर वो रिटायर नहीं करती तो सीधा मौत की राह पर है। लेया को जैसे कुछ मजेदार याद आ गया। उसने ताली बजाई। मैडम सेलिना, आप शायद सोच भी नहीं सकती। रेचल के रिटायर करते ही उसकी एजेंसी ने उसके सारे एसेट्स अपने हाथ में ले लिए और नए सिरे से शुरू कर दिया। अब वो औरत बेघर है और उसने इतने लोगों को नाराज कर रखा है। उसका फ्यूचर बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है। सेलिना इस अंजाम से हैरान नहीं थी। रेचल के जहरीले स्वभाव को देखते हुए डायना का सहारा जाते ही उसका अंत तय था। बस अफसोस ये था कि अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। वह इंस्टीट्यूट के जिद्दी रिसर्चर्स को ये साबित नहीं कर पाई थी कि
सेक्रेड पर्ल को बंद करने वाली वही थी। और जिस दिन ये खबर बाहर आई कि उसने सेक्रेड पर्ल बंद किया था, उस दिन फेडरेशन सेलिना की आंखों में हल्का सा अंधेरा छा गया। उसने बेकार के ख्यालों को दबाया और लेयर से कहा, सो जाओ। सेलिना का मुंह देख ले ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ी और अपने कमरे में सोने चली गई। सेलिना भी अपने कमरे में लौटी, रात की रूटीन पूरी की और बिस्तर पर लेट गई, अनजाने में फोन को कसकर पकड़े हुए। उस वक्त के दौरान सेलिना जहां भी जाती, ऑस्वाल्डो हर रात उसे गुड नाइट जरूर कहता था। लेकिन कल रात उस आदमी का कोई मैसेज नहीं आया। उसी रात सेलिना ने और आज रात भी कुछ नहीं। सेलिना ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घंटे की सुई 10 पर पहुंचने ही वाली थी। यही उसका सोने का वक्त था। जैसे ही सुई 10 की तरफ सरकने वाली थी, फोन की स्क्रीन अब भी खामोश थी। सेलिना ने वो पुराने मैसेजेस देखे जो ऑस्वाल्डो ने पहले भेजे थे, और अचानक उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वह ऑस्वाल्डो को कॉल करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा जब वह उसे मैसेज तक नहीं कर पा रहा, तो जरूर कोई बहुत जरूरी काम होगा। अगर उसने उसे डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं लगेगा। सेलिना ने फ़ोन मेज़ पर रख दिया, जो उसके लिए काफ़ी रेयर था, क्योंकि वह आमतौर पर फ़ोन बंद कर देती थी और फिर बिस्तर पर लेट गई। वह फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ मुंह करके लेटी थी। उसकी पतली सी पीठ से न जाने क्यों एक गहरी तन्हाई झलक रही थी। उस रात भी सेलिना ठीक से सो नहीं पाई। वह बार बार सपनों से जागती रही। उसी वक्त जब सेलिना बुरे सपनों में डूबी हुई थी, एक प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पर उतर चुका था। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी प्लेन से नीचे उतरा। कैपिटल की रात के आसमान के नीचे वह खड़ा था, पलकों को हल्का सा झुकाए हुए। उसकी फीकी त्वचा पर मानो बर्फ की परत जमी हो। किसी जानी पहचानी सांस को महसूस करते ही उस आदमी की नाजुक आंखों के बीच जमी ठंडक और तन्हाई थोड़ी सी पिघल गई। कुछ पलों बाद वह कार में बैठा, एक्सेलरेटर पर पैर रखा और बिजली की रफ्तार से विलर की दिशा में बढ़ गया। 30 मिनट बाद काली स्पोर्ट्स का विलर के गेट के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और काले कपड़ों वाला आदमी बाहर निकला। उसका पतला सा जिस्म अंधेरे में लगभग भूलता चला गया। आसपास की किसी चीज पर ध्यान दिए बिना वह सीधे गेट के अंदर की ओर बढ़ गया। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे की आवाज से चौंक कर जागा। उसने ऊपर देखा और पूछने ही वाला था, कौन? लेकिन सामने खड़े शख्स को देखते ही उसकी सतर्क निगाहें जैसे गले में अटक गईं। सिक्योरिटी गार्ड के होंठ हिले, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। आदमी की काली, तितली जैसी पलकों ने उसकी आंखों को ढक रखा था। वह चेहरा इतना खूबसूरत कि नजर हटाना मुश्किल, इस वक्त कुछ डरावना सा बिखेर रहा था। वह हॉल से गुजरा, दरवाजा ऐसे खोलता हुआ जैसे यहाँ उसके सिवा कोई और हो ही न। लेकिन वह आदमी तुरंत ऊपर नहीं गया, उस इंसान से मिलने जिसकी याद ने उसके दिल को दर्द से भर रखा था। वह सोफे पर बैठ गया। पतला सा शरीर, एक हाथ से माथा थामे हुए, पतली पलकों को झुकाए अपने भीतर उमड़ रही किसी भयानक भावना को दबाने की कोशिश करता हुआ। आधी रात को सेलिना फिर एक बुरे सपने से जाग गई। वह बिस्तर पर बैठ गई और उस शांत, गर्म कमरे में खाली नजरों से देखने लगी। जब समझ आया कि अब फिर नींद नहीं आएगी, तो वह उठी, अपने फ्लफी स्लीपर्स पहने और धीरे से बाहर निकलकर नीचे पानी लेने चली गई। हॉल में घुप्पर अंधेरा था। हर रात उसके कमरे में छोड़ी जाने वाली हल्की पीली रोशनी के अलावा विला में सबकी नींद का वक्त तय था। वह सीढ़ियां उतरते हुए अपनी पतली उंगलियों से माथा रगड़ रही थी, दिल की बेचैनी को शांत करने की कोशिश करती हुई। हॉल बिल्कुल शांत था। सेलिना कारपेट पर खड़ी थी और लाइट जलाने ही वाली थी कि अचानक
आंखों के कोने से उसे सोफे पर बैठा कोई दिखाई दिया। उस शख्स की नज़र उस पर जमी हुई थी, मानो उससे अलग ही न हो सकती हो। उस नज़र में एक डराने वाली गर्माहट थी। सलीना ने पलटकर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह चमक उठीं। उसका पतला सा जिस्म ऐसे आदमी की बाहों में जा समाया, जैसे कोई परिंदे का झुंड अपने घोंसले में लौट आए। तुम वापस आ गए। उसकी मीठी आवाज़ खुशी और उत्साह से भरी हुई खामोश हॉल में जैसे जान फूंक गई। ऑस्वाल्डो ने हाथ उठाकर अपनी बाहों में गिरी पत्नी को थाम लिया, एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा उसके चेहरे को हल्के से सहलाता हुआ। उसकी आवाज़ नर्म थी, हड्डियों तक उतर जाने वाली। हाँ, अंधेरे में सलीना उसके चेहरे पर छुपी गहरी चाह और मोहब्बत नहीं देख पाई। वह उसकी गोद में बैठी एक सुंदर गुड़िया जैसी लग रही थी, बाहें उसकी पतली गर्दन में डाले हुए। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम पहले बता देते और मुझे एयरपोर्ट पर लेने देते, तो मैं इतनी परेशान नहीं होती और इंसोम्निया भी नहीं होता। ऑस्वाल्डो की रहस्यमयी नज़र जैसे जम गई, धीरे धीरे लड़की की आंखों, नाक, होठों पर सरकती हुई। अंधेरा उसकी आंखों में छिपी दीवानगी और पागलपन को ढक रहा था। वह बेपरवाही से जांच रहा था कि उसके दूर रहने के इन दिनों में उसकी प्यारी लड़की को कोई चोट तो नहीं पहुंची। सलीना को उसका हाव-भाव दिख नहीं रहा था, फिर भी उसकी बेहद संवेदनशील इंट्यूशन उन दो नज़रों को महसूस कर रही थी, जो मानो वजूद रखती हों, उसे सिर से पांव तक, अंदर बाहर टटोल रही हों। सलीना की पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया, दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, पिछले 2 दिनों से तुमने मुझे गुड नाइट भी नहीं कहा। ऑस्वाल्डो की गहरी नज़र उसके थके हुए चेहरे पर ठहरी, फिर उसके हल्के से मुस्कुराते होठों पर। उसने झुककर उसके माथे को हल्के से छुआ। मेरी गलती है। सलीना मुझे जैसे चाहे सजा दे सकती है। सलीना की आंखें फिर से मुस्कान में ढल गईं। जो कहा है, उसका पछतावा तो नहीं होगा। ऑस्वाल्डो ने प्यार से उसे देखा और धीमे स्वर में बोला, तुम वो लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो जाहिर है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। सलीना का चेहरा तुरंत सुर्ख हो गया। ऑस्वाल्डो, हाँ, उसके गाल दहक रहे थे, आंखों में एक नई सी मोहब्बत पनप रही थी। मुझे तुम्हारी याद आती है, बहुत ज्यादा। ऑस्वाल्डो की नज़र उसकी सूरत पर जमी रही, एक पल को भी नहीं हिली। उसकी आवाज़ हल्की और कोमल थी। और कुछ? सलीना उसके सहारे लटकी हुई थी, उसकी बात सुनकर आंखें झपकाईं। और कुछ? ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, होठों के कोने उठाए और नरमी से कहा, जैसे कि आई लाइक यू। सलीना का खूबसूरत चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने शर्म से अपने गाल ढक लिए और सामने खड़े आदमी को देखने लगी। हालांकि हकीकत में वह कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसका दिल तेजी से धड़का दिया। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। खामोशी में ऑस्वाल्डो ने अपनी बाहों में मौजूद लड़की को श्रद्धा से देखा। उसकी नर्म आवाज़ जज्बातों से भरी थी, जब वह एक एक शब्द साफ तौर पर बोला, सलीना, I like you. I like you. I like you. I like you. शांत माहौल में I like you की गूंज फैल गई, गहरी मोहब्बत और अपनापन लिए हुए। ऑस्वाल्डो का ये गर्मजोशी भरा कन्फेशन जैसे जादू बन गया, जिसने सलीना के दिल की सारी बेचैनी और भारीपन मिटा दिया। सलीना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपनी बड़ी, काली आंखें खोलकर उस बेझिझक इजहार को सुना और खुद को किसी मीठी, कोमल भावना में डूबता हुआ महसूस किया। अंधेरे में सलीना ऑस्वाल्डो की बाहों में बैठी हुई थी, उसके दिल से निकली गर्मजोशी भरी बातें सुनते हुए। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया और अनजाने में ही होठों पर एक मीठी मुस्कान फैल गई।
उसने हाथ उठाकर उसकी पतली गर्दन को गले लगाया। मैंने सुन लिया। ऑस्वाल्डो की लंबी उंगलियां नरमी से उसकी आंखों पर फिरी, जैसे वह किसी नाजुक खजाने को सहला रहा हो। उसकी आवाज गहरी और कोमल थी। तुम जो चाहोगी, मैं तुम्हें दोगुना देकर जाऊंगा। चाहे बदला हो, प्यार हो, या घर लौटने की चाह, वह सब कुछ उसे देगा। वह उसे इस दुनिया की सबसे खुश औरत बना देगा। सलीना का दिल भर आया। वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई। शर्म से लाल होते हुए उसने धीमे से कहा, ऑस्वाल्डो, तुम इतने अच्छे हो। इतने अच्छे कि उसका दिल खुशियों से भर गया। 19 साल की उम्र, पहले प्यार की उम्र, और ऊपर से ऑस्वाल्डो उसका पहला बॉयफ्रेंड और पति था, जो बिना किसी शर्त के उसे चाहता था, उसे संजोता था। सलीना का पिघल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। ऑस्वाल्डो ने उसे अपनी बाहों में देखा और मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक ऐसा स्वाद था जो हड्डियों तक उतर जाता है। सलीना, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता रहूंगा। बस तुम्हें। हमेशा, हमेशा, सिर्फ तुम्हें ही। इसलिए डरो मत। जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई, उसे धोखा दिया, आखिरकार वे सब उसके हाथों कट जाएंगे। उसके पुराने दर्द और बुरे सपनों की कीमत खून से चुकाई जाएगी। सलीना ने आंखें झपकाईं। एक मीठी सी, शर्मीली अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह खुशी खुशी आदमी की बाहों में सिमट गई और झिझकते हुए बोली, ऑस्वाल्डो, क्या तुम मुझे गले लगाकर किस कर सकते हो? ऑस्वाल्डो ने अपनी लंबी बाहों से अपनी लड़की को कसकर थाम लिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह झुका और उसके ठंडे, पतले होंठ नरमी से उसकी बाहों में समाये लड़की के माथे पर टिक गए। वह एक ऐसा किस था जिसमें कोई चाह नहीं थी, बस अनकही गर्माहट और कोमलता। सलीना की मुड़ी हुई पलकें कांप उठीं। उसने आंखें झुका लीं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे। मेरा इंतजार करना। टर्नर फैमिली का बदला लेने और कैपिटल की सारी उलझनें सुलझाने के बाद वह उसे अपना जवाब देगी। ऑस्वाल्डो ने उसकी पतली कमर थामी और सलीना को साथ लेकर सोफे पर लेट गया। उसने उसे अपने दिल के सबसे करीब सुलाया, जैसे कोई कीमती बच्चा हो, और नरमी से कहा, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछले 2 दिनों से सलीना ने ठीक से आराम नहीं किया था। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। ऑस्वाल्डो के लौट आने से उसके दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया। इस वक्त आदमी की मीठी तसल्ली के साथ उसकी छुपी हुई थकान पूरी तरह उभर आई। उसने अपना सिर आदमी की बांह पर रखा, सुकून से आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चली गई। अंधेरे में आदमी ने अपनी पत्नी को गहराई से देखा, फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह लेया जल्दी उठी और अपनी अप्रेंटिस को देखने गई, लेकिन हैटी में अब भी होश में आने का कोई संकेत नहीं था। वह चिंता में नीचे उतरी। सलीना का रोज का रूटीन काफी रेगुलर था, इसलिए लेया को लगा कि वह नीचे मिलेगी, लेकिन उसकी जगह उसने देखा, सोफे पर उसके दोनों मास्टर्स गहरी नींद में थे। सलीना ऑस्वाल्डो के कोट में लिपटी हुई, उसकी बाहों में कसकर थामी हुई, चैन से सो रही थी। जो आदमी आमतौर पर ठंडा और दबंग रहता था, वह भी अपनी पत्नी को थामे हुए था, आंखें खोलने का कोई इरादा नहीं। सीढ़ियों से उतरता हुआ लेया का पैर अचानक हवा में ही रुक गया। उसने इंस्टिंक्टिवली दोनों हाथों से मुंह ढक लिया, आंखों से पूरे हॉल का जायजा लिया। अगले ही पल वह दौड़ पड़ी और विला में रहने वाले सभी लोगों को वापस उनके कमरों में भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि उस सुबह पूरे विला में सब देर तक सोते रहे। 9 बजे के बाद ही सलीना आखिरकार जागी, ऑस्वाल्डो की बाहों में पूरी तरह तरोताज़ा होकर, और तभी सब लोग अपनी नकली नींद से बाहर आए। जिस आदमी की उसे चिंता थी, वह वापस उसके पास था। पूरी नींद लेने के बाद सलीना से एक अलग सी चमक झलक रही थी,
यहाँ तक कि उसके आसपास मीठी सी खुशबू भी महसूस हो रही थी। सलीना के चेहरे पर मुस्कान देखकर सब समझ गए कि आज मैडम बहुत अच्छे मूड में है। सबने राहत की सांस ली। आखिरकार ऑस्वाल्डो के लोग अच्छी तरह जानते थे। सलीना खुश तो ऑस्वाल्डो खुश, सलीना नाराज तो सबकी शामत। हैटी की वजह से पिछले कुछ दिनों में सलीना ठीक से खा पी या सो नहीं पाई थी। वह उदास सी रहने लगी थी। विला में सब लोग चुपचाप डर रहे थे कि अगर ऑस्वाल्डो लौटकर देखे कि उसकी पत्नी उनकी वजह से टूट गई है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब सलीना को खुश देखकर सबका दिल हल्का हो गया। सलीना की सारी योजनाएं तय समय पर पूरी हो चुकी थीं, सिवाय एक बात के। हैटी अब भी नहीं जगी थी। 2 दिन और 1 रात हो चुके थे। अगर वह यूं ही सोती रही तो उसकी सेहत पर असर पड़ सकता था। सलीना हैटी के हॉस्पिटल बेड के पास खड़ी थी। बिस्तर पर बंद आंखों वाली लड़की को देखते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। पास खड़े डॉक्टर ने कहा, मैडम सलीना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मिस हैटी को ज़बरदस्ती जगाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। सलीना ने उसकी तरफ देखा। डॉक्टर ने समझाया, मिस हैटी की मानसिक बीमारी की जड़ शायद मिसेस रिडल की मौत है। लगता है वह मिसेस रिडल की मौत की सच्चाई जान चुकी है और इस हकीकत का सामना करने को तैयार भी है, लेकिन शायद सच्चाई बहुत ज़्यादा भयानक है, इसलिए उसे इसे स्वीकार करने में वक्त लग रहा है। अगर हम हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उसकी नींद में उससे सच बुलवा सकें तो शायद हम उसकी मदद कर पाएं। कुछ पल की खामोशी के बाद सलीना ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर बाहर चली गई। लेआ दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। सलीना को बाहर आते देखते ही वह पास आई। मैडम सलीना, मिस्टर रिडल का अभी कॉल आया था। वह मिस हैटी की हालत पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मिस हैटी अभी नहीं जगी है। मिस्टर रिडल ने कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और हैटी को थोड़ा और समय देना चाहिए। सलीना ने सिर हिलाया और लेआ से कहा, तैयारी करो, हम कैपिटल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ऑस्वाल्डो के कैपिटल छोड़ने के सिर्फ 7 दिनों में क्राइस्ट का सत्ता संभालना, सू फैमिली का उभरना, कैपिटल में बहुत सी चीजें थीं जिन्हें संभालने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। इसलिए पत्नी के साथ नाश्ता करने के बाद ऑस्वाल्डो एंडरसन फैमिली के पास लौट गया। लेआ अब निश्चिंत थी कि सलीना को सू फैमिली की एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। वह चुपचाप कार की चाबियां लेकर सलीना के साथ विला के गेट से बाहर निकली। गेट से निकलते वक्त सलीना को जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने अचानक एक दिशा में नजर उठाई, लेकिन वहां एक खाली जगह के सिवा कुछ नहीं था। एक पल के लिए सलीना के चेहरे के भाव गहरे हो गए। लेआ ने भौहें सिकोड़ ली। मैडम सलीना, क्या आप चाहती हैं कि मैं जाकर? सलीना ने सिर हिलाया, जैसे आसपास पड़ रही अजीब नजरों से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो, और कार में बैठते हुए बोली, चलो। लेआ ने कार कैपिटल यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ा दी। इस समय कैपिटल यूनिवर्सिटी का नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका था। इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन के बाद सलीना की पहचान कैपिटल यूनिवर्सिटी में पहले ही बन चुकी थी, और जब उसने यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी विरासत में ली तो इस प्रतिष्ठित संस्थान में उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। ब्रेकिंग ग्राउंड रिलीज होने के बाद तो पूरी यूनिवर्सिटी जैसे सलीना की फैन बन गई थी। सलीना जैसे ही कैंपस में दाखिल हुई, लोग तुरंत उसे पहचान गए। आह, लेडी सलीना, वाओ, मेरी गॉडेस आखिर क्लास में आ ही गई। चारों तरफ से उठती एक्साइटेड और दीवानी आवाज़ों को देखकर सलीना पल भर के लिए ठिठक गई। वह अभी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही भीड़ से जुड़वा बहनें नोवा और कैंडी बाहर निकलीं। दोनों तेजी से सलीना के पास आई और उसे जोर से गले लगा लिया।
सलीना, क्या आप मुझे और फीबी को ऑटोग्राफ दे सकती हैं? और 2 बड़े हार्ट्स भी बना देना, प्लीज। सलीना ने उस छोटी लड़की की चमकती आंखों में देखा। पिछले 1 महीने में उसका थोड़ा वजन बढ़ गया था, लेकिन वह अब भी गोल मटोल, प्यारी और एनर्जी से भरी हुई थी। सलीना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर प्यार से थपकी दी। शो, नो, वह खुशी से उछल पड़ी। कैंडी पीछे खड़ी आंखें घुमाते हुए ठुड्डी उठाकर बोली, सलीना, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। कुक सिस्टर्स सलीना को लेकर आगे बढ़ गईं, और पीछे खड़े स्टूडेंट्स अभी भी हैरानी में थे। कैंपस बेल इतनी इजी गोइंग है। अगर पता होता तो मैं भी ऑटोग्राफ मांग लेता। सलीना कुक सिस्टर्स के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची और अंदर चली गई। प्रिंसिपल चाओ ने फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर सिर उठाया। 4 खूबसूरत लड़कियों को एक साथ आते देख उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, सलीना आ गई हो। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर चाओ, आपने मुझे बुलाया था। प्रिंसिपल चाओ कुछ पल के लिए शब्द ढूंढते रहे। सलीना, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है। तुम्हारी पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है, सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं। तुम अभी बहुत यंग हो। अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो। जब आराम करने का समय हो, तो आराम भी करना सीखो। सलीना एक पल के लिए चौंकी, फिर समझ गई, यह जरूर पैट्रिक का ही किया धरा था। अधिकतर लोगों के लिए 19 साल की लड़की का मतलब कैफरी जिंदगी, पढ़ाई और मस्ती होता है। लेकिन सलीना की जिंदगी तो जैसे एक साधु की तरह थी। वह कैपिटल यूनिवर्सिटी आई, लेकिन उसने कभी नॉर्मल स्टूडेंट जैसी जिंदगी नहीं जी। क्योंकि वह बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, और इसी वजह से उसने एक नॉर्मल लड़की की खुशी खो दी थी। सलीना हल्के से हंसी, मैं समझती हूँ, मिस्टर चाओ। मैं वर्क और रिलैक्सेशन के बीच बैलेंस रखने की कोशिश करूंगी। प्रिंसिपल चाओ हंस पड़े। कैपिटल यूनिवर्सिटी को अच्छे से देखो। यहाँ सिर्फ तुम्हारे पिता की यादें नहीं हैं, तुम्हारी माँ की भी हैं। सलीना ठिठक गई। उसे अचानक याद आया, पैट्रिक ने कहा था कि कैलम भी कैपिटल यूनिवर्सिटी से था, और नवेया भी। जब भी कैलम और नवेया की बात कैपिटल यूनिवर्सिटी के साथ आती थी, पैट्रिक का एक्सप्रेशन अजीब सा हो जाता था। वह कैलम को याद रख पाई थी, लेकिन नवेया को भूल गई थी। उस ब्राइट और पैशनेट महिला को याद करते हुए सलीना के चेहरे पर एक रेयर क्यूरियोसिटी झलक आई। मिस्टर चाओ, चिंता मत कीजिए। क्या मेरी माँ भी यहाँ मेरे पिता जितनी फेमस थी? प्रिंसिपल चाओ ने खुशी से कहा, ये तुम्हें खुद डिस्कवर करना होगा। तुम्हारी माँ की कैंपस लाइफ तुम्हारे पिता से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उस समय तुम्हारी माँ को परस्यू करने वाले लड़के। यह आखिरी लाइन सुनते ही सलीना पूरी तरह क्यूरियस हो गई। वह मुस्कुराई, मिस्टर चाओ, मैं अब ज्यादा बार यूनिवर्सिटी आया करूंगी। प्रिंसिपल चाओ ने राहत की सांस ली। लैबोरेटरी जाकर देख लो। अगर सब ठीक हो, तो घर जाने से पहले कैंपस में थोड़ा घूम लेना। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और 3 कंफ्यूज्ड सी छोटी लड़कियों को लेकर ऑफिस से बाहर आ गई। कुक सिस्टर्स मिल्क टी लेने कैफेटेरिया चली गईं, और सलीना लेयर के साथ लैबोरेटरी की ओर बढ़ी, बेसमेंट तक। उसे यहाँ आए हुए लगभग आधा महीना हो चुका था। ब्लैक क्रो और व्हाइट क्रो का कोई कॉल नहीं आया था। इसका मतलब था कि वे पूरी तरह काम में डूबे हुए थे। लैबोरेटरी खाली थी। सलीना अंदर आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब वह अंदर घूम रही थी, तभी हेमश ने उसे देखा और आगे बढ़ा। लेडी सलीना, आप आ गईं। सलीना ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। थकान छिपाई नहीं जा सकती थी, लेकिन पहले से ज्यादा एनर्जी नजर आ रही थी। साफ था कि इस दौरान उसे काफी फायदा हुआ था। सलीना मुस्कुराई, कोई प्रोग्रेस? हेमश भी मुस्कुरा दिया, शायद है, लेकिन मिस्टर
ब्लैक क्रो, डीन वाइट और जोआना बहुत बिजी हैं, उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन उनके एक्सप्रेशंस देखकर लगता है कि प्रोग्रेस अच्छी है। सलीना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो के सामने खड़ी हो गई, जहां अंदर 3 लोग पूरी तरह काम में डूबे हुए थे। ये तीनों आज मेडिकल फील्ड के सबसे टॉप वायरस रिसर्चर्स माने जाते थे। इतनी पावरफुल टीम, इससे उसे जल्द ही कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। कुछ देर देखने के बाद, ये समझकर कि वह यहाँ ज्यादा मदद नहीं कर सकती, सलीना ने हेमश से कहा, कृपया सब पर नजर रखना। कुछ भी हो, तुरंत मुझे कॉल करना। हेमश ने सिर हिलाया। दरअसल, किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए, सलीना की एक्सपेरिमेंटल टीम बनने के बाद से कैपिटल लैबोरेटरी बिल्डिंग पूरी तरह सील कर दी गई थी। इन लोगों के अलावा सलीना समेत किसी और को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंडरग्राउंड सिटी के वैक्सीन से जुड़ा मामला था। कोई भी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन फिर भी, सलीना ने कैपिटल यूनिवर्सिटी को लेकर पूरी सतर्कता बरत रखी थी। सलीना लेया के साथ लैबोरेटरी से बाहर निकली और कुक सिस्टर्स से मिली, जो बबल टी लेकर बाहर खड़ी थीं, सलीना को कैंपस घुमाने के लिए तैयार। लेकिन वहां एक अनएक्सपेक्टेड इंसान भी मौजूद था। कुक सिस्टर्स ने सलीना को देखते ही दौड़कर आना शुरू कर दिया। नोवा ने बबल टी सलीना को पकड़ा दी और अपनी बड़ी गोल आंखों से कैमरन को देखते हुए कैंडी के कान में फुसफुसाए, स्नेक की वजह से कैमरन कितना मिजरेबल हो गया है। कैंडी ने अपनी बहन को मारने का मन बनाया, लेकिन आखिर में रुक गई। उसने बस कैमरन को हल्की सी पिटी भरी नज़र से देखा। कैमरन वाकई बेचारगी का सिंबल बन चुका था। कभी वह भी हेमश की तरह कैपिटल यूनिवर्सिटी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन पेनेलोपी की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। आज हेमश मेडिकल लेजेंड्स के असिस्टेंट बन चुका था, और कैमरन, जो कभी उसके बराबर खड़ा था, विदेशियों के साथ मिलकर कैलम द्वारा छोड़ी गई वायरस इन्फॉर्मेशन चुराने के आरोप में बदनाम हो चुका था। सू फैमिली का ये यंग मास्टर सच में अनलकी था। सलीना ने कैमरन को देखा, उसके चेहरे पर कोई खास इमोशन नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी मिल्क टी का ढक्कन खोला और एक घूंट लिया। कैमरन का चेहरा कुछ थका थका सा लग रहा था। वह कुछ पल सलीना को घूरता रहा, फिर उसकी ओर बढ़ा। लेया तुरंत सतर्क हो गई और उसे घूरने लगी। कैमरन सलीना से 3 कदम दूर रुक गया और हल्का सा खांसकर बोला, लेडी सलीना, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस पहले जो हुआ था, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सलीना ने भौं उठाए। सू फैमिली का दूसरा यंग मास्टर यहाँ पेनेलोपी के लिए नहीं आया था। पेनेलोपी इस समय कोर्ट की कस्टडी में थी और उसे कम से कम 10 साल की सज़ा मिलने की पूरी संभावना थी। बात खत्म करते ही कैमरन ने सलीना की ओर सिर झुकाया और वहां से चला गया। इस बार सलीना सच में हैरान थी। क्या सू फैमिली ने सच में किसी को सिर्फ उससे माफ़ी मांगने के लिए भेजा था? क्या वे वाकई इतने इजी लोग थे? लेया ने कैमरन की पीठ को घूरते हुए भौहें सिकोड़ ली, आंखें सनकरी हो गईं। लगता था ये फैमिली अपने इरादे छुपाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कुक सिस्टर्स भी कंफ्यूज्ड दिखीं, लेकिन मासूम लड़कियों ने ज्यादा नहीं सोचा और खुशी खुशी सलीना को कैपिटल यूनिवर्सिटी घुमाने ले गईं। सलीना ने पूरा दिन कैपिटल यूनिवर्सिटी में बिताया और शाम को ही विला लौटी। जैसे ही वह कार से उतरी, उसकी नज़र एक बेंच पर बैठी परछाई पर पड़ी। एक लड़का नीले और सफ़ेद हॉस्पिटल गाउन में पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। उसका पूरा शरीर इतना पीला था कि वह लगभग पारदर्शी लग रहा था। आवाज़ सुनते ही उसने सिर उठाया। सामने एक ऐसा चेहरा था जो उसकी त्वचा जितना ही सफ़ेद था। आंखें इतनी काली जैसे गहरे खाली कुएं, लेकिन इतनी शुद्ध कि शब्दों में बयान न की जा सके।
सलीना उन आंखों को देखती रह गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह उस लड़के की आंखें देख रही हो जिसे उसने कभी खुद पाला था। उसकी भी आंखें ऐसी ही थीं, साफ चमकदार, जैसे बोधि वृक्ष के नीचे रखी चमकती हुई जैद। फर्क बस इतना था कि उसका भाई, वह शालीन युवा, हरी इस्पात की तलवार की तरह तेज था, इस लड़के की तरह बेजान नहीं। सलीना ने बस एक नज़र डाली और नजरें हटा ली, गेट की ओर बढ़ गई। ले अचानक प्रकट हुए इस लड़के को घूरते हुए उसकी पहचान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि सलीना बिना किसी भाव के आगे बढ़ चुकी है, तो वह भी तुरंत उसके पीछे चल दी। लेकिन जैसे ही सलीना का कदम गेट के अंदर पड़ने वाला था, पीछे से एक बहुत हल्की, लगभग टूटती हुई आवाज़ आई। प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सलीना रुक गई। उसने हल्का सा सिर घुमाकर उस लड़के की ओर देखा, जो न जाने कब खड़ा हो चुका था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज़ भी उतनी ही नाजुक थी, जैसे किसी भी पल बिखर जाएगी। आई एम सॉरी, उसने सिर झुका लिया। सलीना की आवाज़ शांत ही रही। कोई वजह दो, लड़के ने चुपचाप सलीना की आंखों में देखा। शायद मैं उसे जगा सकता हूँ, और जब वह जाग जाएगी, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वह मुझे देखेगी भी नहीं। सलीना उन गहरी काली आंखों को कुछ देर तक देखती रही, फिर बस एक वाक्य कहा, इसे अंदर आने दो, और वह गेट के अंदर चली गई। ले हक्का बक्का रह गई। उसने सलीना को देखा, फिर पीछे मुड़कर उस 14-15 साल के लड़के को, जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। मैडम सलीना, क्या यह मिस हैटी से मिलने जा रहा है? सलीना की आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन ध्यान से सुनो तो उसमें बर्फ जैसी ठंडक भी थी। शायद सिर्फ यही हैटी को जगा सकता है। लेया की आंखें अचानक फैल गईं। वह उस लड़के को घूरने लगी, वह चेहरा, कुछ जाना पहचाना सा। अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया, उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। मैडम सलीना, ये तो। सलीना की ठंडी साइड प्रोफाइल देखते ही उसके बाकी शब्द गले में ही अटक गए। लेया पूरी तरह स्तब्ध थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि रिडल फैमिली के उन दो गुनहगारों का ऐसा बेटा भी हो सकता है। क्या उनका बच्चा केटलिन जैसा नहीं होना चाहिए था? और उसकी पहचान जानते हुए भी सलीना ने उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाला, यही बहुत बड़ी बात थी। फिर उसने उसे मिस हैटी से मिलने की इजाज़त क्यों दी? लेया के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वह हमेशा सलीना की बात मानती थी। अगर सलीना ने उसे अंदर जाने दिया था, तो ज़रूर कोई वजह होगी। 10 मिनट बाद एक हैटी के कमरे में दाखिल हुआ। अंदर कोई डॉक्टर या नर्स नहीं था। डॉक्टर ने बंद दरवाजे की ओर चिंतित नज़रों से देखा। मैडम सलीना, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो मिस हैटी की हालत और बिगड़ सकती है। सलीना सोफा पर बैठी थी। उसने कैजुअली एक किताब खोली और उसे घूरती रही, काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली। जब डॉक्टर को लगा कि सलीना जवाब नहीं देगी, तभी उसे जैसे किसी धुंध में डूबी आवाज़ सुनाई दी। वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। हर समस्या का हल उसी से आता है, जो उसकी जड़ में होता है। हैटी की मानसिक बीमारी, जिसका इलाज सलीना ने लगभग छोड़ ही दिया था, शायद अब उसमें उम्मीद की एक हल्की किरण बची थी। रात 9 बजे ऑस्वाल्डो विला लौटा। सलीना सोफा पर बैठी ब्रेकिंग ग्राउंड देख रही थी। उसे अंदर आते देख सलीना मीठी सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगी। ऑस्वाल्डो पास आया, अपनी पत्नी को बाहों में लिया और उसकी आंखों पर हल्का सा किस किया। तुम अनहैप्पी हो? सलीना ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली। मेरे साथ टीवी देखो। ऑस्वाल्डो ने कुछ पल उसके खूबसूरत चेहरे को गहरी नज़र से देखा, जैसे कुछ कंफर्म कर रहा हो, फिर उसे और कसकर अपने पास खींच लिया। उसने सलीना के साथ 2 एपिसोड्स देखे,
फिर उसे गोद में उठाकर ऊपर कमरे में ले गया। अगली सुबह जब डॉक्टर ने हैटी का दरवाज़ा खोला तो पाया कि रात वाला लड़का जा चुका था। बिस्तर पर लेटी हैटी का कंप्लेक्शन काफ़ी बेहतर लग रहा था। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और सचमुच दोपहर तक हैटी आखिरकार होश में आ गई। सलीना उससे मिलने अंदर गई। छोटी लड़की ने सलीना को देखा तो उसके पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सलीना, मैंने कल रात माँ को सपने में देखा। वह माँ जो अब खून से सनी नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे प्यारी, जानी पहचानी, कोमल और खूबसूरत माँ। सलीना बिस्तर के पास बैठ गई और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा, हैटी? हैटी मुस्कुरा दी। माँ ने कहा डरना मत, वह हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे प्रोटेक्ट करेगी। सलीना ने धीरे से हैटी को गले लगाया और उसकी पतली पीठ थपथपाई। तो तुम्हें अच्छे से जीना है, खुश रहना है, क्योंकि हैटी की माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छी तरह जीऊं, खुश रहूं। हैटी की आंखें भर आईं। उसने सलीना की ओर देखा। उसकी आवाज़ थोड़ी बैठ गई। सलीना, मैं रिडल फैमिली वापस जा रही हूँ। सच बोलने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए, अपनी माँ का बदला लेने के लिए। सलीना के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह खड़ी हुई और बोली, मैं लियोन को कॉल करती हूँ। तुम खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं उससे कहूँगी कि वह तुम्हें लेने आ जाए।